हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम हिमालय का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हम ट्रांस हिमालय को चर्चा कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने महान हिमालय पर बात की थी। आज की इस क्लास में हम मध्य हिमालय और शिवालिक दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। तो इनकी सिचुएशन आप देख लीजिए। महान हिमालय को हमने बना रखा है नामचा बरवा से लेकर नंगा परवा तक। इसके बाद में इसके पैरेलल इसके दक्षिण में जो है वो मध्य हिमालय स्थित है, जो कई श्रेणियों में विभक्त है, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में और भूटान, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से ये कई खंडों में विभक्त है। और ये जो मध्य हिमालय है ये आगे जाकर के महान हिमालय में मिल जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई अधिक है और पूरब में चौड़ाई कम है, लेकिन ऊंचाई पूरब की दिशा में ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया? मध्य हिमालय। ये जो नीली है ये हो गई मध्य हिमालय। इसी को आज हम स्टडी करेंगे। और इसके साथ में इसके पैरेलल फैली हुई है शिवालिक। इसके बाद में यानी इसके और दक्षिण में हम उतरेंगे और शिवालिक बहुत ज़्यादा कटी फिटी है। इस तरह से शिवालिक भी जाकर के अंत में उसी में मिल जाती है। ये बॉर्डर है नेपाल और सिक्किम, इस तरह से। तो ये तीनों जो पैरेलल श्रेणियां हैं, ये वाली ब्लैक वाली है शिवालिक। महान हिमालय को हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, अगर निर्माण के आधार पर देखें तो हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी आपसे सबसे पहले, ट्रांस हिमालय। और उसके बाद में मुख्य हिमालय की बात की। मुख्य हिमालय को हम पढ़ रहे हैं अभी। और मुख्य हिमालय में हमने 3 श्रेणियों की बात की है। एक तो महान हिमालय जिसको हम पढ़ चुके हैं। ये सभी आपको इसी खाके के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि जब आंसर आपको राइट करना होगा तो आपको ये सब क्रम मालूम होना चाहिए। और शिवालिक, ये ट्रांस हिमालय इसमें सबसे पुराना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था क्रिटेशियस कल्प में। क्रिटेशियस। और जो महान हिमालय है वो बना था इयोसीन और ओलिगोसीन, 2 में। ओलिगोसीन। जो मध्य हिमालय जिसकी आज हम बात करेंगे ये बना था मायोसीन में। ये सब टाइम स्केल हैं मायोसीन। कभी कभी मैचिंग करने के लिए आपको दिया जा सकता है। और शिवालिक जो सबसे बाद में डेवलप हुआ पैरेलल इसी के, वो बना है प्लायोसीन में। प्लायोसीन। इस प्रकार से अगर कभी पूछा जाए इसमें सबसे नया कौन सा है, तो सबसे नया है शिवालिक। और सबसे मुलायम चट्टानों वाला भी जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक ही है। तो सबसे पहले हम मध्य हिमालय की बात करेंगे। महान हिमालय को तो हम पढ़ चुके हैं। मध्य हिमालय। देखिए मध्य हिमालय की क्या क्या विशेषताएं हैं। मिडिल हिमालय या इसे लघु हिमालय, लेसर हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय। सभी नाम आप इसके याद रखेंगे क्योंकि किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। लघु हिमालय यानी लेसर हिमालय, मध्य हिमालय यानी मिडिल हिमालय। तो क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में उसी के समांतर यह स्थित है। तो पहला पॉइंट तो आप यही हो जाएगा कि महान हिमालय के दक्षिण में, जब आप इसे लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर मध्य हिमालय स्थित है। मध्य हिमालय स्थित है। पहला पॉइंट तो आपका यही रहेगा, स्थित है। अब देखिए, लंबाई इसकी भी 2400 किलोमीटर है। वहीं से पूरा वहां तक इसको भी मानते हैं तो इसकी भी औसत लंबाई यानी लंबाई इसकी भी उतनी ही है। लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर।
लेकिन चौड़ाई इसकी महान हिमालय से ज़्यादा है। चौड़ाई इसकी 60 से 80 किलोमीटर है, 60 से 80 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की अगर बात करें कितना ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा इसमें कौन सा है बताइए? औसत ऊंचाई सबसे ऊंचा तो महान हिमालय है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? महान हिमालय की है 6100 मीटर औसत ऊंचाई। लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। तो जो मध्य हिमालय है ये उससे डाउन है, इसीलिए तो इसको लेसर हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3000 से लेके 4500 मीटर तक है, 3000 से 4500 मीटर तक। अब देखिए इसकी ऊंचाई कम है, वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कम है, इसलिए मध्य हिमालय पर जो है पर्वत शिखर कम पाए जाते हैं। मध्य हिमालय पर सभी पॉइंट आप नोट करेंगे, क्योंकि जब रिटन में आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिखना होगा उसमें। मध्य हिमालय पर पर्वत, ऊंचे पर्वत शिखर बहुत कम पाए जाते हैं। ऊंचे पर्वत शिखर बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम हैं। ग्रेटर हिमालय पे सबसे ज़्यादा हैं। उस पे आपने देखा था विश्व के टॉप जो माउंटेन्स हैं वो ग्रेट हिमालय पर स्थित हैं। मध्य हिमालय पर पर्वत शिखर कम है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई ही कम है, लेकिन इसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आप लिखेंगे कि मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में कई नामों से जाना जाता है। मध्य हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इनके नाम, लेकिन यहां भी आप इसे नोट कर लें। जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में कहते हैं पीर पंजाल, पीर पंजाल। और पीर पंजाल जो है ये वाली श्रेणी है पीर पंजाल। पीर पंजाल सबसे लंबी है, जो जितनी भी खंड है इसके मध्य हिमालय के, वो पीर पंजाल उसमें सर्वाधिक लंबी श्रेणी है। इसको लिख लेंगे, सर्वाधिक लंबी श्रेणी कितनी है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के साथ में पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है वो सबसे लंबी है। और दूसरा प्रदेश इसके बाद कौन सा पड़ रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये जो श्रेणी है ये है धौलाधर, इसको बोला जाता है धौलाधर। ये सभी मध्य हिमालय है, धौलाधर। इसके बाद में उत्तराखंड आ जाएगा। उत्तराखंड में इसे कहेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको मसूरी रेंज कहा जाता है, मसूरी श्रेणी या नागा टिब्बा, नागा टिब्बा नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद ये नेपाल में आ जाता है, तो नेपाल में इसे कहा जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और फिर इसके बाद सिक्किम में दार्जिलिंग रेंज कहा जाता है, सिक्किम। अगर सिक्किम में जाएंगे तो इसी श्रेणी को कहा जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग स्थान नहीं, दार्जिलिंग श्रेणी अलग है। दार्जिलिंग श्रेणी सिक्किम में है, मध्य हिमालय की ये श्रेणी है दार्जिलिंग। जबकि दार्जिलिंग जो सिटी है वो पश्चिम बंगाल में है, उसी श्रेणी के निकट है, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल पड़ता है, यहाँ पे दार्जिलिंग पड़ेगा करके, तो वो दूसरी चीज़ है, वो पर्यटन स्थल है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए हमने बात की थी कि ट्रांस हिमालय से जो महान हिमालय है वो एक भ्रंश द्वारा अलग होता है, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे सभी भ्रंश हमने बनाए थे। देखिए 3 ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, फिर उसके बाद 3 हिमालय की जो है श्रेणियां हैं। तो यहां पर एक भ्रंश हमने यहां पर बताया था आपको, इसका नाम है ITSZ यानी इंडो सांगपो सचर जोन।
ट्रांस हिमालय महान हिमालय से ITSZ द्वारा अलग होता है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश है? यह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT। और उसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है MBT या MBF। MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इस शिवालिक के बाद और मैदान के बीच में जो है उसको कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये सभी को पहले क्लास में हमने आपको बता दिया था। तो यहां पर इसे आप नोट भी कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट भ्रंश पाया जाता है। महान हिमालय एवं लघु हिमालय, कंफ्यूज न होइएगा, लघु शिवालिक नहीं है, लघु मध्य वाले को कहते हैं। शिवालिक सबसे छोटा जरूर है लेकिन लघु हिमालय बीच वाली लाइन को कहा जाता है। महान हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT उपस्थित है। पहली ही क्लास में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। MCT क्या है? उपस्थित है। अलग अलग नाम से देख लिया। अब देखिए महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां हैं। यहां पर घाटियां हैं इस तरह से। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटियां डेवलप हुई हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विकास हुआ है। घाटियों का विकास हुआ है। ज्यादातर पर्यटन स्थल जो हैं वो सभी मध्य हिमालय पर ही स्थित हैं। घाटियों का विकास हुआ है और अनेक हिल स्टेशन उपस्थित हैं। यहां बहुत सारे हिल स्टेशन पर्यटन स्थल जो है पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहां पर महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में, महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कौन सा है? कल भी बताए थे, महान हिमालय और पीर पंजाल। इसके बीच में कौन सी घाटी पड़ेगी? इसके बीच में है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी कहाँ है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पे जो है कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है पहले एक झील हुआ करती थी। कश्मीर घाटी क्या है? यह पहले एक झील थी। यह पहले एक झील थी और अब क्या है? ये घाटी बन गई है। तो यहां पे करेवा निक्षेप पाए जाते हैं। करेवा जो होते हैं वो एक प्रकार से जल द्वारा निक्षेपित डिपॉजिट की गई मिट्टी होती है, लेकिन यह एक झील या बड़े किसी तालाब द्वारा निक्षेपित की जाती है। करेवा निक्षेप डिपोजिशन पाए जाते हैं इसमें कश्मीर में। और करेवा में जो है यहां पर जाफरान की खेती होती है। जाफरान, केसर, सेब, बादाम, ये सब जो है करेवा जो होती है मिट्टी, वहां पर एक खेतियां की जाती हैं। इस प्रकार के बागान लगाए जाते हैं। तो ये, और यहीं पे जो है कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के बाद में अगर हिमाचल में देखें तो धौलाधर और महान हिमालय के बीच में भी कई घाटियां डेवलप हुई हैं। तो उसको भी नोट कर लेंगे। महान हिमालय ऊपर है उत्तर में, महान हिमालय और धौलाधर। यहां पर कौन सी घाटी डेवलप हुई है? कई घाटियां हैं यहां पे, जैसे कुल्लू, कुल्लू कांगड़ी घाटी, जैसे लाहौल,
लाहुल स्फीत घाटी, ये सब कहाँ है? ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये दोनों घाटियां किसके किसके बीच होंगी? महान हिमालय और धौलाधर के बीच में। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में कई पर्यटन स्थल भी हैं इन्हीं घाटियों में। यहां पर पर्यटन स्थल हैं जैसे कि डलहौजी, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला, धर्मशाला ये स्थान है, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला आदि पर्यटन स्थल, लोग यहां पर घूमने जाते हैं। देखिए यहां का मौसम बहुत सुहाना है क्योंकि ये मीडियम रेंज में है, ना तो बहुत कम ऊंचाई का पर्वत है। देखिए महान हिमालय तो बहुत ऊंचा है, इसके ऊपर कोई सिटी वगैरह नहीं डेवलप हो सकते हैं। ये जो मध्य हिमालय है ये कम ऊंचा है, शिवालिक इससे भी कम ऊंचा है। शिवालिक तो बहुत घना बसा हुआ है, शिवालिक में ही आप दून वगैरह, देहरादून, हरिद्वार वगैरह जो जाते हैं वो सब यहाँ शिवालिक की घाटी में है। यहाँ पर जो है इस घाटी में यानी मध्य हिमालय पर जो रेंज में स्थित है, जैसे डलहौजी है, शिमला है, धर्मशाला है, ये सब हिमाचल में पड़ते हैं। तो ये यहाँ के जो है बहुत फेमस पर्यटन स्थल हैं। इसी प्रकार के पर्यटन स्थल यहाँ उत्तराखंड में भी बहुत से डेवलप हुए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन स्थल के लिए हम एक अलग क्लास करेंगे। पूरी पर्यटन स्थल, बहुत सारे यहाँ जो है धार्मिक स्थल भी हैं जहाँ लोग टहलने जाते हैं और क्वेश्चन भी बनते हैं आपसे हैं, और घाटियाँ वगैरह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। 2 उदाहरण आपने डाल दिए, तो इस तरह से और आगे घाटियों का उदाहरण आप देखना चाहें तो नेपाल में जो है काठमांडू घाटी, ये महाभारत और ग्रेट हिमालय पिछली क्लास में भी बताए थे। तो जो महान हिमालय पर जब आपको लिखने को आएगा तब भी आप ये डाल सकते हैं क्योंकि इसमें महान हिमालय भी शामिल है इसकी रचना में। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, तो ये पॉइंट दोनों में हो जाएंगे। आप इनको दोनों में शेयर कर सकते हैं जो चीजें महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वनस्पति वगैरह क्या डेवलप हुई है, मध्य हिमालय पर किस प्रकार के वन वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छा मौसम रहता है, तो यहाँ पर वन पाए जाते हैं। तो वो देखें क्या किस प्रकार की वनस्पति है। तो यहाँ की वनस्पति कैसी है मध्य हिमालय की। तो देखिए वनस्पति में आप अगर देखें तो जो पर्वत होते हैं वहाँ पर कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। ऊपर बर्फ हो सकती है 3000 मीटर, यहाँ आपने 3000 मीटर मार्क कर लिया, एक 2400 मीटर मार्क लगा दीजिए, 2400 मीटर। इसको जरा बड़ा बनाते हैं। तो वनस्पति की बात करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। वनस्पति कैसी है इसमें, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लेसर हिमालय। तो देखिए जो भी पर्वत है वहां पर वनस्पति जो पाई जाती हैं वो कई प्रकार की होती हैं क्योंकि उसमें ऊंचाई के हिसाब से अंतर होता जाता है। 1500 मीटर, 1500 मीटर तक तो नॉर्मल है, जैसी क्षेत्र की वनस्पति होगी वैसी पाई जाएगी। 1500 से लेकर के 2400 मीटर, इसके मध्य में जो यहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं? ये हैं ट्रॉपिकल यानी उष्ण और सब ट्रॉपिकल यानी शीतोष्ण, दोनों प्रकार के वन या पेड़ पाए जाते हैं मध्य हिमालय में। तो यहां पर 1500 से लेकर 2400 तक तो इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है। जैसे इसमें क्या क्या पाया जाएगा, जैसे इसमें चीड़ पाया जाएगा, देवदार पाया जाएगा। बाकी जब हम वनस्पतियां पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे आते हैं। 2400 के ऊपर जब जाएंगे हम, 2400 से 3000 मीटर तक, तो 2400 से 3000 मीटर तक पाए जाते हैं कोणधारी वन, कोणधारी वन या पेड़ पौधे। कोणधारी यानी कोनिफेरस,
कोनीफेरस, जिनके पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कोणधारी वन होते हैं, वो पाए जाएंगे आपके 2400 से 3000 मीटर के बीच में। और इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर जो वनस्पति पाई जाती है वो हिम वगैरह टाइप में होती है, जो शीत मौसम में उगती है, लाइकेन वगैरह है या उस तरह से। तो वो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। मध्य हिमालय में उतना ऊंचे तक चूंकि है नहीं, इसीलिए वहां नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ हम 2 प्रकार की डिस्कशन करेंगे, उष्ण और शीतोष्ण वन पाए जाते हैं जैसे चीड़, देवदार वगैरह, और कोणधारी वन पाए जाते हैं यहाँ 2400 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पूरे रेंज में। अब ये तो वनस्पति की बात हो गई। ढालों पर क्या है, यानी जो पर्वत के ढलान होते हैं, इस तरह से पर्वत है तो यहाँ ढलानों पर जो है घास के मैदान डेवलप हुए हैं। तो मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं हम। मध्य हिमालय के ढालों पर, स्लोप्स पर, ढालों पर घास के मैदान या चरागाह है, ये खास करके इनको लिखेंगे चरागाह, विकसित हुए हैं। किस प्रकार के चरागाह हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग नाम है। अलग अलग घाटियां हमने बताई ना, जैसे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, तो इन सब जगहों पर उनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में इन घास मैदानों को क्या कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हर जगह आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें अगर, जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर घाटी में जो ये घास के मैदान होते हैं, ये घास के मैदान कहलाते हैं मर्ग। इनको क्या कहा जाता है, मर्ग। मर्ग कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे गुलमर्ग, इनको गुलमर्ग कहा जाता है। गुलमर्ग स्थान भी है और चरागाहों को भी गुलमर्ग ही कहा जाता है और वहां के स्थान को भी गुलमर्ग कहा जाता है। तो मर्ग जो होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है मर्ग कहां पाए जाते हैं, तो मर्ग आपके जम्मू कश्मीर पे पाए जाते हैं। मर्ग क्या है, मर्ग घास के मैदान को कहा जाता है। यहाँ पर जो पर्वतों के ढलानों पर जो है घास के चरागाह डेवलप हो जाते हैं, जहां पर वहां के लोग जाकर के अपने जानवरों को चराते हैं, तो वो मर्ग कहलाते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, कई नाम से इनको जाना जाता है। गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और इस नाम के वहां पर स्थान भी हैं। कंफ्यूज न होइएगा कि गुलमर्ग शहर का नाम मिल जाए स्थान का, तो आप कहें घास का मैदान था ये तो चरागाह। गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये हैं मर्ग। अब यहां पे अगर उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में मध्य हिमालय पर जो ढलान पे घास के मैदान डेवलप हुए हैं उनको दूसरा नाम कहा जाता है। जैसे उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो उत्तराखंड में इनको कहा जाता है बुग्याल, बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार यहां पर इस घास के मैदानों को कहा जाता है। तो ये घाटियां और घास के मैदान यहां पर आपने देख लिए। अब इसमें कुछ उत्तराखंड में भी जो है यहां पर कुछ पर्यटन स्थल डेवलप हुए हैं। पर्यटन स्थल, अब यहां पे देहरादून मत लिख देना, है देहरादून उत्तराखंड में, लेकिन देहरादून अभी बाद में बात करेंगे आके। यहां शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। अभी हम महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच यानी मसूरी श्रेणी के बीच की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो पर्यटन स्थल मध्य हिमालय पर हैं वो हैं जैसे मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आदि, ये सब यहां पे डेवलप हुए हैं। और यहां पे हमने कौन से देखे थे, डलहौजी है, शिमला है, ये सब कुल्लू वगैरह। तो मसूरी, रानीखेत, नैनीताल आदि जो है डेवलप हुए हैं मध्य हिमालय पर ही सब ये स्थित हैं पर्यटन स्थल, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना है मध्य हिमालय का। अच्छा, जो ये शिवालिक है, शिवालिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत होती है, भूस्खलन बहुत होता है, ज़मीन फट फट के गिरती रहती है यहाँ पे। हालांकि वन वगैरह बहुत पाए जाते हैं शिवालिक पे, वर्षा भी सर्वाधिक होगी, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका हो गया मध्य हिमालय में इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको क्रम से लिखना हो तो सबसे पहले तो लोकेशन और लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई की बात कीजिए कि मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समांतर स्थित है, जो 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 60 से 80, औसत ऊंचाई 3000 से 4500 है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें पर्वत चोटियां हैं, तो इसमें पर्वत चोटियां सबसे कम हैं।
अलग अलग क्षेत्रों में इन श्रेणियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नग्गा टीबा, महाभारत और दार्जिलिंग श्रेणी, इन नामों से इनको जाना जाता है, यानी ये कटा पिटा है। और फिर यहाँ पर महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में घाटियों का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है, यहाँ पर काठमांडू की घाटी, और तमाम पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि हमने शिमला की बात की, डलहौजी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में बात की, उत्तराखंड में हमने मसूरी, रानीखेत, नैनीताल की बात कर दी। और यहाँ पर ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड में बुग्याल, पयार कहा जाता है। तो ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। और वनस्पति किस प्रकार की है ये भी हमने एक ग्राफ के माध्यम से, आपको एक चित्र के माध्यम से बता दिया कि मध्य हिमालय पर वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो स्थित है शिवालिक रेंज, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। इतना बहुत है मध्य हिमालय में, इतना अगर आप लिख देते हैं तो ये बहुत हो जाएगा, 200 शब्द निकल जाएंगे इतने में आपके। पूरा मध्य हिमालय पे ही क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। शिवालिक, शिवालिक में क्या क्या आप लिखेंगे? शिवालिक, तो देखिए शिवालिक का निर्माण तो हमने बता दिया प्लायोसीन काल में हुआ था, सबसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शिवालिक का निर्माण कब हुआ था? यह सबसे नवीन है। शिवालिक क्या है? सबसे पहले तो इसकी लोकेशन क्या है? यह लघु हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और किस फाल्ट द्वारा अलग होता है? लघु हिमालय से, किससे अलग होता है ये? लघु हिमालय से। ये मेन बाउंड्री फाल्ट, अभी वहां पे हमने बताया MBT, MBF, मेन बाउंड्री फाल्ट, पीछे आपको डिस्कस कर चुके हैं, से अलग होता है। और इसके दक्षिण में फिर उत्तर के मैदान शुरू हो जाएंगे। आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि शिवालिक के दक्षिण में हिमालयन फ्रंटल फाल्ट के द्वारा मैदान शुरू हो जाते हैं। तो लघु हिमालय से अलग हो गया। यह सर्वाधिक नवीन श्रेणी है, सबसे नवीन हिमालय में सबसे नई है, न्यू रेंज है, श्रेणी है, सबसे नई है। और इसकी चट्टानें सबसे मुलायम है, सबसे मुलायम, सॉफ्ट, मुलायम है। देखिए महान हिमालय और मध्य हिमालय के कटान से ही जो टेथिस सागर में और अवसाद आया, उसी के बलन से, फोल्डिंग से ये शिवालिक का निर्माण हुआ है। और तब तक बहुत सारी नदियां यहाँ महान हिमालय और मध्य हिमालय से डेवलप हो चुकी थी, बहुत सी नदियां डेवलप हो चुकी थी। इस वजह से शिवालिक को उन्होंने बिल्कुल काट करके बहुत खंडों में विभक्त कर दिया है। तो शिवालिक क्या है? शिवालिक खंडित है, खंडित है नदियों द्वारा, नदियों के द्वारा। अत्यंत नदियां अनेक इसमें डेवलप हो गई थी। आपका लॉजिक क्या कहता है? जब तक शिवालिक बना होगा तब तक महान हिमालय और मध्य हिमालय से बहुत सी नदियां निकलने लगी थी, और वो नदियों ने इसको अनेक स्थानों से काट दिया है। और यहां देखेंगे तीस्ता से लेके रैदाक नदी तक 90 किलोमीटर तो है ही नहीं शिवालिक। तो यहां पर इसके विषय में और लिख लेंगे कि शिवालिक पूर्व में जाकर, यानी पूरब में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाता है, मध्य हिमालय से मिल जाता है, उसी में गबड़ जाते एक ही में, तीनों पता ही नहीं चलता। इसीलिए मध्य हिमालय में जाके यहाँ सब डफला उखला हम पढ़ेंगे बाद में भी लास्ट में, वो सब मिक्स हो जाते एक ही में। शिवालिक पूरब में जाकर मध्य हिमालय से मिल जाता है। और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहाँ है बताइए? तीस्ता नदी सिक्किम में है, तीस्ता नदी। और उसी के आगे आपको मिलेगी रैदाक नदी, थोड़ा आगे 90 किलोमीटर आगे तीस्ता से। तीस्ता नदी और रैदाक नदी,
लद्दाख नदी के मध्य 90 किलोमीटर गैप है, यानी वहां पे है ही नहीं पहाड़ शिवालिक, ये नदियों द्वारा काट करके बहा दिया गया बिल्कुल। तीस्ता नदी और लद्दाख नदी के बीच में 90 किलोमीटर तक शिवालिक बिल्कुल गायब है, कई कई स्थानों पर किलोमीटर किलोमीटर नहीं है ये। तो ये इस रेंज की विशेषताएं हैं। अब यहां पर देखिए, हिमालय जब मानसून को रोकता है तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो शिवालिक ही प्राप्त करेगा, सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक प्राप्त करेगा। देखिए, वर्षा जो है हमेशा इधर के दक्षिणी ढालों पर ज्यादा होगी, क्योंकि जब एक जो पर्वत का सिरा होता है जिधर से मानसून आएगा उधर बारिश ज्यादा होगी, और जिधर दूसरा ढलान पड़ेगा उधर वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, शैडो एरिया। तो उस शैडो एरिया में बारिश नहीं होती ज्यादा। तो मानसून चूंकि इधर से आता है तो यहाँ शिवालिक पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसके बाद मध्य हिमालय पर और हिमालय तक कम वर्षा होती है, और पीछे के क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश है, रेन शैडो एरिया, वहां बारिश कम होती है। तो इन तीनों रेंज में अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा वर्षा किस रेंज पर होगी, महान हिमालय पर या मध्य या शिवालिक, तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो शिवालिक प्राप्त करेगा। तो अगर सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक पर होगी तो सबसे ज्यादा वन या वनस्पति कहां पाई जाएगी, शिवालिक पे पाई जाएगी, और शिवालिक में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करेगी। तो यहां पर क्या है, शिवालिक के विषय में पॉइंट नोट करेंगे कि शिवालिक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और क्या है, सर्वाधिक वनाच्छादित है, फॉरेस्ट कवर एरिया शिवालिक का सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक वनाच्छादित शिवालिक ही है, और सबसे घना है, सबसे घना बसा है, यानी शिवालिक पे रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो कहां रहते हैं लोग, रहते हैं लोग घाटियों में। तो यहां भी घाटियां डेवलप हुई हैं, बिल्कुल डेवलप हुई हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी घाटियां डेवलप हुई हैं। तो उन घाटियों को क्या कहा जाता है, तो यहां पर लिखेंगे मध्य हिमालय। बिल्कुल आप इसमें जरा सा भी शंका नहीं रखेंगे कि कौन सी घाटियां किस पर्वत श्रेणी के मध्य हैं। हम एक क्लास अलग करेंगे जरूर इसकी, क्योंकि क्वेश्चन वहां सीधे देता है, आपसे पूछ लिया गया कि कुल्लू घाटी, जैसे उदाहरण से आपसे पूछ लिया जाए कि कुल्लू घाटी है जिसमें कुल्लू स्थित है, कुल्लू पर्यटन स्थल है, कुल्लू मनाली वगैरह, तो कुल्लू घाटी कहां है। तो कुल्लू घाटी अगर आप लिख देंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किसके किसके बीच में है, ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, या फिर आप धौलाधर कह सकते हैं, इसके बीच में है कुल्लू घाटी। लेकिन जब आप मिडिल और शिवालिक के बीच में आ जाते हैं तो उन घाटियों के नाम दूसरे हो जाते हैं। तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की घाटियों को क्या कहते हैं, उधर तो हम चर्चा पूरी कर चुके हैं कि क्या कहते हैं उनको, है मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य भी घाटियों का विकास हुआ है, भी घाटियों का विकास हुआ है। घाटी आपको बता चुके हैं पीछे कैसे बनती है, पिछली क्लास में घाटी का विकास हुआ है। कॉन्सेप्ट जरूर आप क्लियर रखा करें, नहीं तो रटना पड़ेगा फिर आपको। तो ये घाटियां क्या कहलाती हैं, इनको जो इधर पश्चिम की तरफ है उनको कहा जाता है दून, और पूरब की तरफ उनको दुआर कहा जाता है। तो पश्चिम में इनको दून कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दून। और पूरब में, जब पूरब बढ़ते जाएंगे तो पूरब में इनको दुआर कहा जाता है, दुआर घाटियों को कहा जाता है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे कुछ दून के उदाहरण बताइए। दून जैसे यहां जम्मू, यह है जम्मू दून, दून में है जैसे जम्मू दून। जम्मू कहां स्थित है, जम्मू जो है वो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटी है वहां स्थित है,
और कश्मीर ऊपर स्थित है जो महान और ग्रेट हिमालय के बीच में है, महान और मध्य हिमालय के बीच में। तो जम्मू वाला जो घाटी है उसको दून कहा जाता है। और यहां आप देखेंगे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है जम्मू दून। और जैसे उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो एक है देहरादून। देहरादून में लिख लीजिए सबसे बड़ा दून। ये सबसे बड़ा दून है, यानी घाटी है। इन जो दून वाली श्रेणी है इसमें सबसे बड़ी घाटी देहरादून है। जहां देहरादून स्थित है तो ये उत्तराखंड में आ गया। और अगर द्वार का उदाहरण लेना हो, द्वार, तो हरिद्वार का नाम हम इसमें लिख सकते हैं। ये भी उत्तराखंड में स्थित है, हरिद्वार, ये भी उत्तराखंड में है। तो इस तरह से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में भी दून और द्वार विकसित हुए हैं। ठीक है। और यहां पर भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहां लोग टहलने घूमने जाते हैं। आप यहां पर पढ़ाएंगे आपको हम एक अलग क्लास में, जब हम यहाँ के ग्लेशियर वगैरह, नदियाँ, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, इन सब की बात करेंगे। और देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ से कहाँ जाया जाता है, किस दर्रे से होकर सुरंगें बनी हैं, रोडें बनी हैं, कहाँ से पहुँचेंगे, हम उन सब पे डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से यहाँ पे ग्लेशियर स्थित हैं जहाँ से गंगा और यमुना जैसी नदियाँ निकलती हैं पर्वतीय क्षेत्र से, उन पे अलग क्लास होगी। हर एक चीज़ को अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम इसको कर लें, तो फिर वो जल्दी से जल्दी आपके दिमाग से निकल भी जाएगा। और एक बार सिस्टमेटिक तरीके से अगर याद कर लेंगे तो वो भूलेंगे नहीं। जब ये फिगर आप बनाएंगे तो इसी तरह से घाटियां बनाइएगा और यहाँ लिखिएगा जम्मू दून। देखिए हर चीज को आप अपनी क्रिएटिविटी भी बनाइए कि ये देहरादून है, देहरादून। और आपको याद नहीं करना पड़ेगा देहरादून कहाँ है, एक तरफ शिवालिक, एक तरफ मध्य हिमालय आपने बना रखा है। इसको आप लिखिएगा ये क्या है, ये क्या है, कुल्लू है। जो मैप आप बनाया करें उसी में सब बना बना करके अलग अलग, जैसे घाटियां बनाई वहीं पे तुरंत मैप बनाया, तुरंत वहीं पे लिख लिया कि ऐसे ऐसे घाटियां हैं। तो ये आपका शिवालिक के विषय में इतना बहुत है। इतना अगर आप लिखेंगे 150 शब्द में पहुंच जाएगा आपका। और शिवालिक के बाद में हिमालयन फ्रंटल फाल्ट है और उसके बाद में आपका उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। शिवालिक भी बहुत कटा फिटा हुआ है। शिवालिक को भी हमने बताया कि शिवालिक भी बहुत कटा पिटा है। तो क्या इसको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है? तो बिल्कुल, शिवालिक के नाम भी हैं। शिवालिक के नाम ये अलग लिख लेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है इसके, और वो पूछे जाते हैं आपसे। जैसे जम्मू कश्मीर, यहां पे इनको कहा जाता है जम्मू पहाड़ियां, जम्मू पहाड़ियां। और अब आएंगे उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कहा जाता है इनको डुंडबा श्रेणी, डुंडबा पहाड़ियां। ये बहुत कम ऊंची हैं इसीलिए इनको डुंडबा पहाड़ियां कहा जाता है। इनकी ऊंचाई जो है वो 600 से लेकर के 1500 मीटर तक ऊंचे हैं। बस ये बहुत नहीं है, 1500 मीटर तक ही ऊंचे हैं। और अगर नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में जो यहाँ शिवालिक श्रेणी है इनको कहा जाता है चुरिया मुरिया, इनको कहते हैं चुरिया मुरिया, चुरिया मुरिया की पहाड़ियां। पहाड़ियां क्योंकि ये कम ऊंची हैं इसीलिए इनको हर जगह पहाड़ियां कहा जाता है, हिल्स, चुरिया मुरिया की पहाड़ियां। और इधर जब अरुणाचल वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पर हम अलग से आपको पूर्वांचल के पहाड़ जब बताएंगे तो यहाँ पे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब वहां कहा जाता है। अरुणाचल में क्या कहा जाता है, लिख भी लीजिए, अरुणाचल, अरुणाचल में कहा जाता है जैसे डफला। इनके विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे अभी। डफला, मिरी, अबोर, क्रम से हैं, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां, ये सब यहाँ हैं। डफला भूटान में, तो भूटान में नहीं, यहाँ अरुणाचल में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पूर्वांचल में जब पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कहाँ किस प्रदेश में कैसे स्थित हैं ये। तो इस शिवालिक के अलग अलग
नाम है वहां पर। यहां पर शिवालिक, मध्य और ग्रेट एक में ऐसे मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कहां से डिवाइडेशन है, सब एक ही जैसा लगता है वहां पे। तो अब कुछ बेसिक चीजें आप यहां पर देख लें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिम हिमालय और पूरब हिमालय, तो पश्चिम हिमालय ज्यादा चौड़ा है लेकिन ऊंचाई कम है, पूरब हिमालय ऊंचा ज्यादा है, एवरेस्ट वगैरह सब इधर ही स्थित है, ऊंचाई में ज्यादा है लेकिन चौड़ाई में कम है। इसीलिए जब ज्यादा उसको दबा दिया गया है, यानी जो इंडिया है वो पहले इस तरह से टकराया, पहले इंडिया जो है इस तरह से होगा, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इस तरह से ये बताया था है। तो पहले ये इधर को आया, यहां टकराया, यहां पे काराकोरम का निर्माण हुआ, यहां पे हमने बताया था डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। उसके बाद में इसकी मूवमेंट इधर को स्टार्ट हो गई, जैसे कब्जा और दरवाजा होता है ना, इसका एक सिद्धांत है कि ये कब्जा फंस गया यहां पे, उसके बाद ये इंडिया इधर को गति यानी पूरब उत्तर की तरफ गति करने लगा, पूर्वोत्तर। तो अब ये सिरा आकर के यहां भिड़ गया आकर के पूरा, तो ऐसे दबा दिया, तो ये वाला सिरा ज्यादा दब गया, तो यहां एवरेस्ट वगैरह खड़े हो गए और इधर थोड़ा कम है, तो चौड़ाई इधर ज्यादा है इधर कम है, चापाकार बना हुआ है, तो इसका यही वजह है। तो फ्रेंड्स, शिवालिक और मध्य हिमालय को इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।